हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का समुच्चय, है ना। और समुच्चय में सहित अपने पास अब लास्ट जो विविध प्रश्नावली अपने वो रहने वाली है। बाकी सब हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो हम लोग 1 या 2 क्लास में खत्म कर देंगे। एक बार इसको देख लेते हैं, विविध प्रश्नावली को। चल देखो, विविध प्रश्नावली जो आपकी है वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर। जैसे आपने एक्सरसाइज में देखे सीधे 1.5 के अंदर एकदम सिंपल क्वेश्चन 4 या 3 2 देख ला, 3 तक तो एकदम इजी चल रहा है। 5 में थोड़े से ठीक ठाक से क्वेश्चन थे। अब विविध में आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चल, ये आपका पहला क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय के बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे ए जो है वो बी का उपसमुच्चय कब कहलाता है? जब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर। और बी इसका क्या कहलाता है? सुपरसेट अधि समुच्चय। बस शर्त यह है कि ए बी बराबर नहीं होना चाहिए, तब अधि समुच्चय की शर्त बनती है। और इसका निर्णय कीजिए। और साथ में आपके पास ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी और डी दे रखा है। देखो, ए को आपको सोल्व करना पड़ेगा। ए में एक द्विघात समीकरण आपको यहां नजर आ रही होगी। द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 और सामने क्या है? 0। बाकी रोस्टर विधि में दे रखे हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको सोल्व करो। जोड़ने पर तो 8 और गुणा करने पर 12, तो 4 6 और 2 ले लो, 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा? 0। इस पैर में से x कॉमन लो, x माइनस से, यहां से 2 कॉमन लो, x माइनस से, और सामने आएगा 0। यहां से x माइनस से फिर कॉमन आएगा, पीछे आएगा x, यहाँ आएगा 2 और सामने 0। एक तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 और एक x की वैल्यू कितनी आएगी? ये 2 वैल्यू आएगी। अब आपका जो समुच्चय ए है ना, जो सेट ए है आपका, समुच्चय जो ए है, ए समुच्चय कितना बनेगा आपका? समुच्चय ए आपका बनेगा एक तो समुच्चय ए, इसको अगर मैं रोस्टर विधि में लिखूंगा ना तो 6 और 2 आएगा, यानी 2 और 6 लिख। समुच्चय बी आपको कितना दिया हुआ है? बी दे रखा है 2 4 6। और समुच्चय सी कितना है? 2 4 6 और 8, आगे डैश डैश किया हुआ है। और समुच्चय डी कितना है? यहाँ पर 6। बताना है क्या आपको क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन किसका उपसमुच्चय है? ए को पकड़ो पहले। ए के सारे भी आपको नजर आ रहे होंगे बी में, तो ए उपसमुच्चय किसका होगा? बी का। ए के सारे भी सी में भी है, तो ए उपसमुच्चय किसका होगा? सी का। ठीक है। जबकि ए वाले सारे डी में नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं हो सकता। सबसेट का मतलब ये होता है। अब आप बी को पकड़ो। बी वाले सारे ए में क्या? नहीं है। बी वाले सारे सी में है, बिल्कुल। बी उपसमुच्चय है किसका? सी का। और बी के सारे डी में है क्या? नहीं है। सी के किसी में भी नहीं है। डी वाला ए में भी है, डी का बी में भी है, डी का सी में भी है। तो जो डी होगा उपसमुच्चय किसका होगा? ए का। और जो डी होगा उपसमुच्चय किसका होगा? बी का। और जो डी होगा उपसमुच्चय किसका होगा? सी का। यानी डी सभी का है, ए बी और सी का है, और बी केवल सी का है, और सी किसी के उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय किसको कहते हैं? अगर किसी समुच्चय के सभी अवयव सामने वाले समुच्चय में उपस्थित है तो वो समुच्चय उस समुच्चय के लिए किसका काम करता है? उप समुच्चय का काम करता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। देख लो कोई परेशानी है तो इसमें। एक क्वेश्चन है इसमें, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला दूसरा जो है ना, ये तगड़ा क्वेश्चन है। दूसरे के एक एक पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समुच्चय का, ध्यान रखना। समुच्चय का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितनी चीजें सीखोगे ना, पूरे समुच्चय में आपने जितनी नहीं सीखी उतनी सीख लोगे। इसके अंदर आपको खुद को सोच समझ के जवाब देना है। पहले एक बार मैं लिख देता हूं अलग से। यदि x बिलोंग्स टू ए है तथा a बिलोंग्स टू b है, क्या कह रहा है कि
पहला है कि यदि x बिलोंग्स टू ए है और ए बिलोंग्स टू बी तथा ए बिलोंग्स टू क्या है, बी है, तो क्या ये बात सत्य है या असत्य है कि x बिलोंग्स टू बी होगा? यही है x बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल क्वेश्चन में करना है क्या, आपको केवल और केवल इतना बताना है कि सत्य है असत्य है, क्यों है, उसका कारण आपको समझना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो उदाहरण दीजिए। कुल मिला के आपको निष्कर्ष देना पड़ेगा, चाहे सत्य है चाहे असत्य है। कैसा भी अगर आपके पास है तो आपको एकदम क्लियरली बात समझ में आना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, समुच्चय में कोई भी कथन सत्य होने का मतलब सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं एक उदाहरण पर तो सत्य आ गया, अगले वाले पे असत्य आ गया। सार्वभौमिक का मतलब क्या है, सभी जगह वो क्या होना चाहिए, सत्य है तो सत्य होना चाहिए, और अगर असत्य है तो सभी जगह वो क्या होना चाहिए, असत्य होना चाहिए। अब इसकी लैंग्वेज को आप समझो, बिलोंग्स टू का और इन सबसेट, अगर सबसेट आएगा, इसमें है ही नहीं सबसेट, देख लो पहले के अंदर तो सब जगह बिलोंग्स टू है, दूसरे में आएगा सबसेट, इनको समझना पड़ेगा आपको। ये कह रहा है कि अक्स कोई अवयव है किसका, ए का। तो ध्यान से सुनना बात, मैंने क्या किया, मान लिया एक समुच्चय ए लिया जिसमें अवयव है 1 2 और 3। यहां पर अक्स का मतलब है 1 2 और 3 से। अक्स है वो समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है, अवयव है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, अवयव है। फिर ये कह रहा है जो ए समुच्चय है ना वो पूरा का पूरा बी का अवयव है, तो समुच्चय बी आपको लिखना है ना, तो एक तो पूरा का पूरा समुच्चय ए इसके अंदर ही बैठा हुआ है, तो मझले कोष्ठक के साथ में लिख दो। देखो वापस इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि ए बिलोंग्स टू बी, फिर ए पूरा पूरा यहाँ बैठा हुआ है, ए बिलोंग्स टू बी उसने कहा है रख दिया, और अपने मन से मान लो 4 और 5 को, ये लो 4 और 5। अगर इसको सत्य होना है तो किसी भी उदाहरण पर हो जाएगा। तो ये कह रहा है अक्स बिलोंग्स टू बी। यदि आपके पास में ए कोई समुच्चय ये है, अक्स का मतलब है 1 2 3, ए पूरा का पूरा अवयव किसका है, बी का है, तो ये कह रहा है अक्स जो है वो अवयव होगा। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, अवयव। अक्स अवयव होगा क्या, बी का। अक्स का मतलब 1। आप ये बताओ 1 और बी के बीच में बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, 2 और बी के बीच में बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, 3 और बी के बीच में बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। बिलोंग्स टू आप लिख ही नहीं सकते, कारण ये आपके अवयव बन दे रहे हैं, अलग अलग आप कर ही नहीं सकते। तो एक नॉट बिलोंग्स टू बी, एक नॉट बिलोंग्स, 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, ऐसा। समझ रहे हो कैसे, फिर से सुनो। अक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब है ए कोई समुच्चय आपने मान लिया 1 2 3, अक्स का मतलब है 1 2 3। फिर कह रहा है ए अवयव है किसका है, बी का है, ये रहा ए अवयव बी का हो गया, ए बिलोंग्स टू बी। उसने कहा था ए बिलोंग्स टू बी, तो इसका आप स्टेटमेंट का मतलब ये निकाल सकते हो ना, ए बिलोंग्स टू बी, आपने ये लिखा है ए पूरा का पूरा किस में बैठा हुआ, ये बी में। फिर मैंने 4 और 5 मान लिए। फिर ये कह रहा है जो अक्स है ना वो अवयव होगा बी का, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, लिखना तो साथ में लिखो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः अक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए कथन आपका कैसा होगा, कथन असत्य है, ये सत्य नहीं हो सकता। देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम है, बड़े आराम से आप उदाहरणों की सहायता से बात को समझ सकते हो। सेकंड वाला क्या कह रहा है, यदि ए उपसमुच्चय बी तथा बी बिलोंग्स टू सी। सेकंड वाला है कि यदि ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी बिलोंग्स टू क्या है, सी। बी बिलोंग्स टू सी है तो क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा, तो ए बिलोंग्स टू सी होगा क्या, ये बात पूछिए सत्य है या असत्य। इसमें भी वही उदाहरण देंगे अपन। देखो 2 स्टेटमेंट में, इनमें तो जैसा कह रहा है वैसा करो, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक कर लो, और कुछ नहीं करना है। आप एक ऐसा उदाहरण लो जिससे ए उपसमुच्चय बन जाए बी का। मान लो ए में मैंने 1 और 2 लिए, इसको प्रूव करना ना, पहले तो लिखना है ऐसा। तो बी में काम करो आप 1 2 और 3 ले लो, इससे ये साबित हो गया कि ए आपने उपसमुच्चय लिया बी का, ए के सारे भी बी में पड़ेंगे। अब ये कह रहा है बी बिलोंग्स टू सी है, बी बिलोंग्स टू सी का मतलब बी के सारे अवयव इसमें है, बी पूरे इसमें बिलोंग्स टू मतलब अवयव है, तो सी आपको ऐसा लेना है
जिसमें बी पूरा का पूरा बैठा हुआ हो। ये देखो बी पूरा का पूरा बैठा दिया मैंने इस चीन के साथ में। और आगे मैं काम करता हूँ 4 और 5 को और ले लेता हूँ, ये 4 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, बी बिलोंग्स टू सी कर दिया। फिर ये कह रहा है क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा, क्या ए पूरा का पूरा इसमें बैठा हुआ है क्या, 1 और 2 इस चीन के साथ में क्या, नहीं, इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। तो सीधी सी बात है ए नॉट बिलोंग्स टू सी होगा, ए बिलोंग्स टू सी नहीं हो सकता, ए सी का अवयव नहीं हो सकता। कारण 1 2 3 तो अलग होंगे नहीं, और 1 2 मध्यरेखा कोष्ठक के साथ यहाँ बैठे हुए नहीं है। यहाँ 1 2 आप ऐसे नहीं ले सकते कि एक उदाहरण पर प्रूफ होने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए। अगर 1 और 2 वाले उदाहरण पर सिद्ध हो रहा है तो 1 2 3 वाले पर तो सिद्ध होना चाहिए। आप इसमें ऐसा भी उदाहरण देख पाओगे या मन में सोचोगे जिससे ये सिद्ध हो जाए, लेकिन सत्य होने का मतलब है सार्वभौमिक सत्य है। आप कोई सही उदाहरण लो, उस पर क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, क्योंकि ये बात हर उदाहरण पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए नॉट बिलोंग्स टू सी है, अतः कथन, कथन क्या होगा, असत्य होगा, ये सत्य नहीं हो सकता। ए मैंने ले लिया ऐसा, ए पूरा का पूरा ए के सारे व्यू बी में होना चाहिए, तो ये रहा बी, देखो सारे व्यू ए के नहीं है, ए बिलोंग्स टू सी ले लिया। फिर वो कह रहा है कि बी जो है वो अवयव है सी का, तो बी समुच्चय के साथ में इसमें बिठा दो, तो बी देखो अवयव है कि नहीं सी का। फिर वो कह रहा है ए भी अवयव होगा सी का, नहीं, ए नहीं होगा। देख लो आप 1 2 मध्यरेखा कोष्ठक के साथ में है क्या, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि आप 1 2 को वापस तो लिखने से रहे, क्योंकि समुच्चय अवयव की पुनरावृत्ति होगी नहीं। तो उदाहरण बनाने को आप बना सकते हो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सत्य होगा ना तो सार्वभौमिक सत्य होगा, सभी उदाहरणों पर सत्य होगा। ये हो गए अपने कितने, 2। तीसरा देखो, देखो तीसरा क्या कह रहा है, ए सबसेट बी तथा बी सबसेट सी, तो ए सबसेट सी होगा। अरे तीसरा कह रहा है कि यदि ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी उपसमुच्चय सी का, तो ए उपसमुच्चय होगा सी का। ये बात देखनी है सेटिस्फाई है या सेटिस्फाई नहीं है, ए सी सही बात है। चलो इसको देखो, अब उदाहरण आपको ऐसे लेने हैं कि ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, तो मैं काम करता हूं ए में तो 1 और 2 ले लेता हूं, तो यहाँ बी में 100% बात है 1 2 और 3 मेरे को लेने पड़ेंगे। उसका रीजन यही है कि आपको ये बताना है कि ए उपसमुच्चय बी का, आपने ये बता दिया ए उपसमुच्चय है बी का। अब आपको बी को उपसमुच्चय बताना है सी का, तो सी को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लो बी के सारे भी आ जाएंगे 1 2 3 और 4, तो इससे आपका क्या होगा, बी उपसमुच्चय हो गया सी का। अब आप ये देखो क्या ए के सारे व्यू सी में है, बिल्कुल ये होंगे, ए वाले सारे व्यू सी में है कि नहीं, दिखती सी बात है। अगर ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का है, तो 100% बात है ए सी का भी तो होगा। ए वाले सारे व्यू बी में है और बी वाले सारे सी में है, तो ए वाले भी सी में होंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः, अतः ए उपसमुच्चय है सी, इसलिए कथन कैसा है, कथन क्या है, सत्य। पहले दोनों कथन असत्य है, ये कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। इसमें देख लो कोई दिक्कत है, शायद ही कोई दिक्कत है, सत्य क्यों है, ए उपसमुच्चय बी का, बी सी का और सी किसका है, ए। अगला है कि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, बी उपसमुच्चय नहीं है सी का और ए उपसमुच्चय नहीं है सी का, ये बताना है। मतलब यही क्वेश्चन है, इसमें उपसमुच्चय लिखने हैं, यही लिख लेते हैं। देखो चौथा ये कह रहा है कि यदि ए उपसमुच्चय नहीं है सी का, सॉरी बी का, तथा बी जो है वो उपसमुच्चय नहीं है किसका, सी का, तो क्या ये पॉसिबल है कि ए उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। प्रत्येक उदाहरण पर ये बात अगर सत्य है तो सत्य मानी जाएगी, अन्यथा सत्य नहीं मानी जाएगी। मान लो मैं काम करता हूं, ए में लेता हूं 1 और 2 को, वही उदाहरण लिया है, लेकिन अब की बार मेरे को बी ऐसा लेना है जिसमें इसके सारे व्यू नहीं हो, तो इसमें मैं 2 3 4 ले लेता हूं, कोई दिक्कत वाली गाड़ी नहीं। तो यहां से ये पता लगे इन दोनों से
कि आपका जो ए है वो उप समुच्चय नहीं है सी का, सॉरी बी का, ए के सारे अवयव बी में नहीं। अब आपको इसको देखना है, बी के सारे अवयव नहीं होने चाहिए सी में, तो मैं काम कर लेता हूं, यहां मान लेता हूं सी को ऐसा नहीं मान सकता क्या मैं 1 2 और 3, देख लो इसके सारे अवयव इसमें नहीं है, तो आप इन दोनों से ये निष्कर्ष निकाल सकते हो ना कि बी उप समुच्चय नहीं है सी का, बी के सारे अवयव किसमें नहीं है, सी में नहीं है, बी के सारे अवयव सी में नहीं है, बी के सारे सी में नहीं है। लेकिन आप ये देख पा रहे हो ए वाले सारे सी में, ए जो है वो उप समुच्चय है सी का, लेकिन ये तो कह रहा है ए उप समुच्चय होगा, नहीं होगा सी का। ये सत्य बात हर उदाहरण पर नहीं है, सत्य बात हर उदाहरण पर नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अतः कथन क्या होगा आपका, कथन हो जाएगा असत्य। देखो सत्य जब होता है ना, जैसे ये सत्य है, तो आप मन में कोई से उदाहरण सोच लो, ए का, बी का और सी का, जिसमें ए उप समुच्चय बी का हो, बी सी का और ए सी का हो, 100% होगा ए सी का, कोई से उदाहरण देख लो। जबकि इसमें अगर मैं उदाहरण चेंज कर दूं तो ये सत्य हो जाएगा, लेकिन सत्य उसे कोई बोला जाएगा जो सार्वभौमिक सत्य हो, सभी उदाहरणों पर क्या हो, सत्य हो, अन्यथा उसको आप सत्य नहीं बोलोगे। कितने गए इसमें, देखो 4 तो गए, 5 6 2 हो रहे हैं। ये कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू ए तथा ए नॉट बिलोंग्स टू बी, चलो इसको ए को यही कर लेते हैं, 5वां तो यही कर देते हैं, x बिलोंग्स टू ए, मान लो मेरे पास में जो समुच्चय ए है वो है 1 और 2, तो x बिलोंग्स टू ए कर लेंगे, x का मतलब 1 और 2 है, ए उप समुच्चय नहीं है बी का, तो बी में मान लो ए उप समुच्चय नहीं है बी का, तो बी के अंदर अपन क्या करते हैं 2 3 4 मान लेते हैं, इसके सारे तो नहीं होंगे ना। ये कह रहा है कि ए नॉट सबसेट बी, ए उप समुच्चय नहीं है बी का, तो ऐसे उदाहरण मैंने लिया, तो x बिलोंग्स टू बी होगा, x के सारे भी बी में होंगे नहीं। आप देख पा रहे हो आपका ए नॉट बिलोंग्स टू बी, हो सकता है आपका 2 हो, लेकिन ये देखो ये वाला अवयव है क्या, नहीं होंगे तो सारे होंगे। अगर आपके x जो है वो 1 और 2 है और ए उप समुच्चय नहीं है बी का, तो क्या x वाले अवयव ए वाले अवयव बी में हो सकते हैं क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, x नॉट बिलोंग्स टू बी होगा। कथन कैसा होगा आपका, कथन होगा आपका असत्य, कैसा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ए सबसेट बी है, छठा ए उप समुच्चय बी का है, तो एक काम करो उदाहरण ऐसे ही ले लो, 1 और 2 ले लो, इसमें फिक्स उदाहरण नहीं है, तो बी में ले लो 1 2 3, तो इन दोनों से ये पता लग गया ना कि ए उप समुच्चय बी का है। फिर ये कह रहा है x नॉट बिलोंग्स टू बी, तो x नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर कोई अवयव बी में नहीं होगा, इसका मतलब समझना, x का मतलब कोई अवयव है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब संबंध नहीं रखता है, कोई अवयव अगर बी से संबंध नहीं रखता है तो वो अवयव ए से भी संबंध नहीं रखता है, ये सही बात है। जैसे मैं 4 को देखूं, 4 नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो 4 देख लो आप नॉट बिलोंग्स टू ए होगा कि नहीं होगा। अगर कोई अवयव बी से संबंध नहीं रखता है तो वो अवयव ए से भी संबंध नहीं रखेगा, ये सही बात है। अगर आपके पास कोई अवयव ऐसा है जो बी में उपस्थित नहीं है, तो दिखती सी बात है ए वाले सारे बी में है, तो अगर बी में नहीं होगा तो वो अवयव ए में भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कथन आपका कैसा होगा, सत्य होगा। कैसा होगा, सत्य होगा। इनको देख लो, कोई दिक्कत है, बड़े आराम से आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो आप। उदाहरण सही लो, इसमें से 2 सत्य है आपके, एक तो ये वाला सत्य है और एक ये वाला क्या होगा आपके, सत्य होगा, बाकी सारे ही क्या है, असत्य है। उदाहरण सही लो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे समझो बात को। जहां बिलोंग्स टू लगा उसका मतलब ये अवयव की बात कर रहा है, और जहां सबसेट लगा हुआ है वो उसकी बात कर रहा है उप समुच्चय की। उप समुच्चय और बिलोंग्स टू में फर्क पता लगता है आपको। जैसे ये इसका उप समुच्चय है, कौन सा, ये वाला, तो इसके सारे हुए इसमें पड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है मैंने 4 नॉट बिलोंग्स टू, उसने कहा ना x बिलोंग्स टू, x समुच्चय बी का अवयव नहीं है। अगर कोई अवयव इस समुच्चय में नहीं है तो इसमें भी तो नहीं होगा, ये तो सही बात है। ये इसमें, इसके सारे इसमें है, तो इसका कोई अवयव इसमें हो सकता है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई अवयव बी में नहीं होगा तो वो अवयव 100% बात है वो ए में भी नहीं होगा। ये आपके कुछ सत्य असत्य प्रकार के क्वेश्चन थे, 4 5 क्वेश्चन है, कितने हैं इसके अंदर, 6 थे क्या,
6 थे, देख लो 6 में कोई दिक्कत है तो। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जवाब दे दिया करो, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। अगली क्लास में, जब भी अगली क्लास होगी तो उसमें आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कितना हो गया टाइम देखो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या देख लो। इसको देख लो पहले को, पहले में कोई दिक्कत है तो ये लिखना आ जाएगा सीधा आपको। इसका मतलब समझ आना, ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है, ए अवयव है बी का, तो ए को समुच्चय के साथ में यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। और फिर अक्स बिलोंग्स टू बी का मतलब अक्स अवयव होगा क्या बी में, इसका मतलब ये होता है। इसमें देख लो कोई दिक्कत है तो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर दे रखा है ए यूनियन सी, ठीक है। और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तो आपको ये बताना है कि बी बराबर सी, सिद्ध करना है, प्रूफ कि बी और सी क्या होंगे, बराबर। देखो इस क्वेश्चन को आप वेन आरेख से बड़े आराम से कर सकते हो। वेन आरेख से करना है ना तो ये काम कर लो, जैसे ये ए यूनियन बी है, आप क्या करो इसमें दोनों तरफ ए घटाओ। अब आप सोचो सर ए क्यों घटा रहे हो, दोनों में देखो ए कॉमन है, इधर भी ए लिखा और इधर भी ए लिखा हुआ है, यहां से दोनों ओर से ए घटा देता हूं। ए घटाने पर इसका उत्तर क्या आएगा, ए घटाने पर इसका उत्तर क्या आएगा, ये आपको वेन आरेख से समझना पड़ेगा। जैसे देखो अपने पास में एक वेन आरेख लेते हैं, आयत वायत की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे वेन आरेख में आयत होता ही है। आप एक बार यूं समझो कि पहले इधर वाले का देख लो, ये ए है ये बी है, इसका उत्तर लाएंगे कहां से, वेन आरेख से लेके आएंगे। ये तो ए है ये बी है, फिर इधर वाले का बनाऊंगा मैं ए और सी का बना दूंगा। अभी फिलहाल मैंने ए का और बी का बनाए हैं। आप ये बताओ ये बीच वाला पार्ट क्या होता है, बीच वाला पार्ट होता है इंटरसेक्शन का, और ये पूरा पार्ट किसका होता है, पूरा पार्ट होता है यूनियन का, ए यूनियन बी का। ये तो समझ लो बात कैसे। आपको ए यूनियन बी इसमें से ए घटाना है, तो ए यूनियन बी करने का मतलब क्या है कि आप यूं समझिए ए यूनियन बी अगर मैं आपको कहूं तो ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये पूरा ए यूनियन बी का है कि नहीं है। इसमें से मैं आपको यूं कह रहा हूं कि आप ए हटा दो, ए मतलब ये पूरा सर्कल हटा दो, तो आपके पास में एक बार देखना, ये लो ये पूरा पार्ट है ना, इसमें से आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप ए हटा दो, ए हटाने का मतलब ये जो सर्कल है इसको खाली कर दो। इस सर्कल को खाली करने का मतलब है केवल यही तो बचेगा, केवल क्या बचेगा, ये बचेगा। ए हटने का मतलब समझे क्या आप, ए हटने का मतलब ये पूरा सर्कल हट गया। अब तो ये बचा कि नहीं बचा, इसको आप क्या बोलोगे ये बता दो, इसका क्या नाम होगा, तो यहां पर लिख दिया जाएगा। फिर से सुन लो, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब है ये पार्ट भी होगा ये पार्ट भी होगा, पूरा हो गया। मेरे को ए हटाने का मतलब इस पूरे सर्कल को मैं माइनस करूंगा ना, माइनस करने का मतलब पीछे यही तो बचेगा, इसको हटा दो इसको हटा दो, अब पीछे यही तो बच गया, इसका क्या नाम होगा ये बता दो, वो यहां लिख दिया जाएगा। क्या इसको मैं यूं लिखूं कि आपने पूरे बी में से, आपने पूरे बी में से ये वाला पार्ट हटा दिया है, यही तो बचेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये बताओ, अरे कि पूरे बी में से आपने इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया है, ये बता दो। पहले तो ये क्लियर हो गया क्या, पूरे आपने यूनियन में से आपने जैसे ए हटाया तो ये सर्कल तो माइनस हो गया, पीछे यही वाला पार्ट बचा रहा। इस पार्ट को क्या कहेंगे कि पूरा वर्क किसका है, बी का है। वर्क में से ये वाला पार्ट किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का। ये हटाएंगे ये छाएंगे भाग आएगा नहीं आएगा, तो यहां पर ऐसे ही तो लिखेंगे
अगर मान लो यहाँ बी नहीं होके, यहाँ बी नहीं होके, यहाँ पर मान लो अपने पास में ए और सी का समुच्चय है। किसका है? ए और सी का, ये सी का है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन क्या होगा? सी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब आप बात समझो। ये लो, ए यूनियन सी का मतलब ये पूरा जो था कि तभी मैंने कर रखा है, यही तो है ए यूनियन सी का मतलब। इसमें से मैं ए घटाना चाह रहा हूं, मतलब इस वर्ग को माइनस करता हूं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब यही तो बचा। अब तो आप इसको क्या बोलोगे कि पूरा वर्ग तो किसका है? सी का है। पूरा वर्ग तो किसका है? सी का है। सी में से आपने क्या किया? आपने ये घटाया है, कौन सा? ये खाली बात, ये घटाएंगे तो आप ए इंटरसेक्शन सी कर, क्या कर लो? ए इंटरसेक्शन सी, तो आपके पास यही तो बचेगा। आप ये क्लियरली समझ गए क्या कि ये कैसे आया था? पूरे में से इस वर्ग को हटाया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? ये पूरा जो वर्ग आपको नजर आ रहा है वो तो सी का है, इस पूरे सी में से इतना सा पार्ट हटाओ तो ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ग्रीन वाला पार्ट आएगा नहीं? ग्रीन कैसे आएगा कि पूरे सी में से आप अगर ये पार्ट जो आपको ये नजर आ रहा है, क्योंकि इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी हटाते हो तो आपके पास ये ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? तो ये मैंने यहाँ लिखा है, और जब यहाँ बी ले लोगे तो ऐसा बन जाएगा। अगर आप इसको सीख लोगे तो इक्वेशन यही खत्म हो जाएगा। लेकिन वेन आरेख सीखना आवश्यक है क्या? कोई समस्या वेन आरेख में? बता दो। वेन आरेख को एडजस्ट कैसे करना ये ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा है कि इंटरसेक्शन बी के साथ लगाओ और ए का सी के साथ लगाओ बराबर है। तो देख लो आप, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी को मैं कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों काट दो, इधर से क्या आएगा? बी, और इधर से क्या आ जाएगा? सी। बी और सी क्या आ जाएगा? ये आपको सिद्ध करना था। बस आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है कि यहाँ ए दोनों में इसलिए ए हटाया है, इसका यूज कहां लेना है? लास्ट में लेना है। इनका मतलब ये कैसे होता है, ये वेन आरेख से समझ में आएगा, बाकी क्लियर नहीं होगा। वेन आरेख को आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो, तो आपका इक्वेशन भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। टाइम हो गया भाई आज। इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके नीचे लिख देना। कोई भी क्वेश्चन में आपकी दिक्कत हो तो वो आपको अगली क्लास में रिवाइज करवा देंगे, रिपीट करवा देंगे। कोई भी समस्या जो होती है किसी भी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में, तो आप वहां लिख दिया करो ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके।